इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आज फिर से हम कुछ टॉपिक्स लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल खाप पंचायत। खाप पंचायत जो कि जाटों में पाई जाती है, जो हमारे हरियाणा में, राजस्थान में, हमारे यूपी में, वेस्टर्न यूपी में होती हैं। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो खाप भी बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं। हालांकि वो सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को गाँव में चलाने के लिए देखी जा सकती है, सोशलॉजी के एस्पेक्ट से पढ़ी जा सकती है। परंतु अगर हम देखें तो उनका काम क्या है? लोकल लेवल पे गाँव की गवर्नेंस को तय करना। तो गवर्नेंस इज़ बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसीलिए आज हम देखते हैं खाफ पॉलिटिक्स में सर्टन रोल निभाती है। जब ऑनर किलिंग की इशू होते थे तो खाफ उसमें पॉइंट आउट होती है कि भाई कई बार ऑनर किलिंग में खाफ की जिम्मेदारी पाई गई, खाफ के डिसीज़न देखे गए। कई बार कम्युनल राइट्स होता है तो उसमें खाफ डिसीज़न लेती है कि अब हमें लड़ना है। और हाल ही में जो नू में हिंसा, उसके बाद जो जाटों की खाप आ करके मेव मुसलमानों के साथ जो एकता दिखा रही है, ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को दर्शाती है स्पष्ट रूप से, जो कि हरियाणा की राजनीति में जाटों की छूटते हुए प्रभुत्व, जो प्रभुत्व जाटों का ख़त्म हो रहा है हरियाणा की राजनीति में, और वो अकेले पड़ रहे हैं अन्य जातियों की तुलना में। तो वो उनकी एक आउटरीच है मेव मुस्लिम की तरफ कि भाई हम जो है एक नया कॉम्बिनेशन बिल्ड करेंगे और बीजेपी की जो एक पकड़ आ रही है उसको चैलेंज करेंगे, उस कम्युनल पॉलिटिक्स, सो कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स को हम चैलेंज करेंगे। ये बात वो कहते हैं इसमें। तो बेसिकली जो खाफ्स हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन जाती हैं, या जो पहले हमने बात की थी कि आप उनको पॉलिटिकल मानो या ना मानो, पर जब आपका मॉडर्न पॉलिटिक्स उसमें एक्टिवेट होगा तो वो अपने आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में आ जाएंगी, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने या उसको बढ़िया करने के लिए। और पहले से भी उनका नेचर पॉलिटिकल ही है। तो इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझे बिना, इस सोशल इंस्टीट्यूशन को समझे बिना आप भारत की राजनीति को एनालाइज या हरियाणा की राजनीति को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम कंपेयर करते हैं हमें इस चीज़ का विशेषण ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से हिमाचल में अगर देखें तो जो देवता के इंस्टीट्यूशन है, कारदार है, भंडारी है, इस तरह के जो हरियाणा है, ये भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, क्योंकि समाज में कई नॉर्म्स तय करता है, चाहे वो आपसी व्यवहार के हो, रिलीजियस फंक्शंस हों, कोई और ऐसे नॉर्म्स हों, उसको तय करता है। पर कहीं ना कहीं इसके पॉलिटिकल नेचर को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समाज में एक कलेक्टिव ओपिनियन को बिल्ड करने में भूमिका निभाता है पहाड़ों में। और इसलिए आप देखते हैं कि हमारे कुल्लू में कारदार संघ बन चुका है, कारदारों की यूनियन है, उनकी उनके लिए बिल्डिंग मिली है जहाँ पर वो बैठते हैं, अपने रिम्यूनरेशन के लिए स्टेट से वो मुकाबला करते हैं। जो बजंतरी है उनके अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं, और देवता की लैंड और प्रॉपर्टी को ओनरशिप को लेकर कई चीज़ें हैं, तो उसको वो देखते हैं। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो गए, और एक ऐसे ही ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है पर ये पॉलिटिकल रोल भी निभा रहे हैं, और उसमें मॉडर्निटी भी आ चुकी है। इसी तरह से अगर एसजीपीसी को देखें तो उसकी स्थापना सिख धर्म में सुधार के लिए हुई थी, पर बेसिकली अगर आज हम देखें तो सिखों की जो सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी जो खड़ी है विज़ावी हिंदू, ये हिंदू और सिख में जो फ़र्क है, उस आंदोलन को खड़े करने में एसजीपीसी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने सिखिज़म में एक प्यूरिटनिज़म लाया कि सिख को जो हिंदुओं से जुड़ती जो उनकी परंपराएं हैं वो बेसिकली एबरेशंस है, सिख डिफरेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट एसजीपीसी ने लाया तो ये दिखाता है एसजीपीसी बेसिकली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह से हम आरएसएस को कहते हैं। चाहे उसका अवार्ड जो उसके द्वारा कहा गया रोल उसका एक सामाजिक हो, धार्मिक हो, परंतु उसका फंडामेंटल रोल अंदर जो है वो राजनीतिक भी है। ऐसा ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, ऐसा ही कोई और मुस्लिम समाज की अगर कोई संस्था बनी है तो वो भी यही रोल प्ले कर रही है। कहने के लिए वो सोशली हो सकती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीगल हो सकती है, पर उसकी एक्टिविटी पॉलिटिकल है, उसकी फंडामेंटल एक्टिविटी पॉलिटिकल जा रही है। जब वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ती है, जब वो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन जो कि मुस्लिम वुमेन के लिए आते हैं उसके उसके खिलाफ वो चैलेंज करती है कि इससे हमारा नॉर्म्स ख़राब हो रहे, तो बेसिकली दैट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। उस टाइम वो इंस्टीट्यूशन अपने बाकी आइडेंटिटी को छोड़कर पॉलिटिकल डोमेन में आके फाइट कर रहा है।
ऐसे ही जो चर्चेज़ है हमारे भारत में जितने भी हैं, चाहे वो कैथोलिक हों, चाहे प्रोटेस्टेंट के हों, डिनोमिनेशन हो, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जहाँ तक वो उनका अपनी लेटी के प्रति जो ख्याल रखना है, उनका ख्याल रखना है, अपना प्रोस्टलाइजेशन करना है, नए लोगों को चर्च में जोड़ना है, फिर उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना है या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो बेसिकली चर्च भी यूनाइट होकर लड़ते हैं। तो चर्च भी बेसिकली भारत में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का रूप धारण कर लेते हैं। और कई बार देखने को आता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की घटना में हमने चर्च के ओपन स्टैंड देखे, चाहे वो यहाँ से थे या उनके जो अमेरिका से जो लिंक थे, बाहर से जो प्रेशर आ रहा था। तो ये सब दिखता है कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी ये प्ले कर लेते हैं। हालांकि एक धार्मिक संस्थान है, परंतु एट द सेम टाइम जब पॉलिटिकल डोमेन की बात आती है तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। तो इसीलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन ये बोलना कि ये 100% पॉलिटिकल है, ये 0% पॉलिटिकल है, ऐसा नहीं होता। इंस्टीट्यूशन अगर बन गया है जो लोगों के नॉर्म्स को रेगुलेट करता है, उसमें पावर आ जाती है, और पावर आती है तो वो पॉलिटिकल डोमेन में अपने आप ही स्वतः ही जंप मार देता है जब उसको उसके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल कंसेप्शन है कि पार्लियामेंट ही है जी, ब्यूरोक्रेसी है जी, पॉलिटिकल पार्टी है जी, यही है प्रेशर ग्रुप है जी, जो ओपन प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल प्रेशर ग्रुप है, यही है जी पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट। ऐसा नहीं, ऐसे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी जिनको आप सामान्यतः पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार नहीं करते, वो भी पॉलिटिक्स में भूमिका निभाते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, म्यांमार के पॉलिटिक्स में बौद्ध भिक्षु की भूमिका निभाते हैं। श्रीलंका के पॉलिटिक्स में बौद्ध भिक्षुओं का भी योगदान है, वहाँ की सिंहाली आइडेंटिटी को प्रिजर्व या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ऐसे तो एज सच कोई इंस्टीट्यूशन अपॉलिटिकल नहीं होता, उसको कभी ना कभी पॉलिटिकल बनना पड़ता है अगर वो इंस्टीट्यूशन है और उस पावर को बिल्ड कर रहा है, विल्ड कर रहा है, सॉरी। थैंक यू।